हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे और काफी अच्छी चल रही होगी आपकी पढ़ाई लिखाई। माय डियर स्टूडेंट्स, तो यार मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे सेशन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग यहां पर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके पेपर में तो आता ही आता है। पर आगे बढ़ने से पहले यार दो चीजें मैं आपसे कहूंगा। हमें ये हमारी ह्यूमन नेचर है, आदत होती है कि हमें हमेशा जो हमारा काम है ना वो हम एंड पॉइंट पर टालते रहते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम होगा तो उससे 2 दिन पहले या 3 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जब फाइनल एग्जाम होगा तो उससे 15-20 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे या 10 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और फिर बाद में हम लोग कंप्लेंट करते रहते कि यार साथ वाले बच्चे के मुझसे ज्यादा मार्क्स आ गए, इसके तो मुझसे बहुत ही ज्यादा मार्क्स आ गए। मेरी बात समझना बच्चों, यार बाद में कंप्लेंट करने से बेटर ये नहीं है कि हम अभी खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट करें। बाद में ये सोचना जब टाइम हमारे हाथ से निकल गया होगा तब तो हमारे हाथ में कुछ होगा ही नहीं। अभी स्टेप लेते हैं ना यार। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। यार एक बात बताओ, हम क्या अंदर से इतने ज्यादा कमजोर हो गए हैं, क्या हम अंदर से इतने ज्यादा खोखले हो गए हैं कि हम 1 घंटा भी स्टडीज के लिए बैठ के फोकस नहीं कर पा रहे। असल में हाँ, बिल्कुल सही बात है। प्रॉब्लम क्या है कि हम जो रील स्क्रॉल कर रहे हैं, हम जो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, उसके अंदर अगर आप देखोगे ना तो उसने हमारे फोकस को सिर्फ 15 से 30 सेकंड का बना दिया है। 15 से 30 सेकंड तक एक चीज पे हम फोकस कर रहे हैं, उसके बाद हम अपना फोकस वहां से शिफ्ट करके दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं। बच्चा, जो भी बच्चा है यार, जो भी आप लोग हो ना, आप लोगों को अगर पढ़ना है तो आप लोगों को ये मोबाइल, डिस्ट्रैक्शंस को सबको अपने से दूर रखना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले खुद को तपाना पड़ेगा, उसके बाद जाके फिर जो है ना बाकी सब चीज होगी। आपको क्या लगता है कि एक टॉपर बच्चा जो है वो ऐसा ही टॉपर बन जाता है क्या? वो ऐसे ही 100 में से 100 नंबर लेके आता है क्या? ऐसे नहीं होता बेटा। उसके पीछे उसके बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस होते हैं। वो बच्चा इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देता है, ना ही आपको देना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं सब कुछ कर लूंगा, मोबाइल भी यूज कर लूंगा, इंस्टाग्राम भी यूज कर लूंगा, यूट्यूब भी यूज कर लूंगा और साथ ही साथ में यार मैं टॉप भी कर लूंगा, यार ये पॉसिबल नहीं है भाई। एक ना एक चीज तो आपको बलिदान देना पड़ेगा, या अपनी पढ़ाई का, या अपने कंफर्ट जोन का, अपनी ऐशो आराम वाली जिंदगी का। और सच बात तो यही है कि जिसने भी अपनी ऐशो आराम वाली जिंदगी इस एज में त्यागी है, ये जो आपका अर्ली जो 11-12 का फेस चल रहा है, उसके बाद वो बच्चा जो है ना, वो बच्चा जिंदगी में हमेशा सक्सेस पाया है। मैं ये बातें अभी इसलिए स्टार्टिंग में बता रहा हूं क्योंकि यार ये सारी बातें जो है ना हम पता है कब करते हैं, ये सारी बातें हम बाद में स्ट्रैटेजी की फॉर्म में कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे हजारों लाखों व्यूज आ रहे होते हैं। क्यों? उस टाइम पे फिर आप लोग ही तकलीफ में होते हो। लेकिन यार जब आप मुझे अभी देख रहे हैं, जो कि अभी तो शुरुआत है जून के महीने का, यानी हमारा सिर्फ अप्रैल और मई महीना बीता है, अभी हमारे पूरे के पूरे 10 दिन पेंडिंग है, 10 महीने पेंडिंग है। तो सुधर जाते हैं यार, ठीक है ना। उसको अच्छे तरीके से करते हैं, काम को अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं। आपको करना क्या है यार, डेली बेसिस पे एक लेक्चर आना है तुम्हारा, एक लेक्चर तुम्हारा आ रहा है डेली बेसिस, तुम्हें उस लेक्चर को पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस करने और उसको रिवाइज करना है, दैट्स इट यार। बैकलॉग्स जैसे जैसे बनते जाएंगे ना तुम्हारे, वैसे वैसे तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता जाएगा। और एक टाइम पे जब ढेर बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो उसके बाद फिर तुम्हें इस बात की एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन ये सब होने लगेगा। फिर तुम स्टार्टिंग में देखते हो, फिर तुम ऐसा करते हो कि चलो ठीक है यार एक नया बैच आ रहा है तो उसमें ज्वाइन करते हैं। लेकिन एक बात बताओ, जो बंदा अप्रैल में जैसा पढ़ा रहा था, क्या वो बंदा अगस्त में भी वैसे पढ़ा सकता है? नहीं भाई, उतना टाइम ही नहीं होता है। अगस्त में शॉर्ट हो जाती है चीजें, बड़ी क्रिस्प हो जाती है। वही चीज अक्टूबर में देखेंगे तो और क्रिस्प हो जाएगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही बात कहूंगा और एक ही चीज की मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूं, वो सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि यार अपनी पढ़ाई को तरीके से करते रहेंगे। और ये जो कैपेसिटर का टॉपिक है, देखिए जो आपका बैकलॉग बन गया। अब मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो आपका पोटेंशियल मैंने पढ़ाया था, 3 से 4 लेक्चर है मुश्किल से मुश्किल। आप अगर इंटू 2 स्पीड पे देखेंगे ना तो मुश्किल से मुश्किल आपको 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। उसको कवर अप करिए। उसको कवर अप करने के बाद फिर आप इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़िए। आपके लिए एक बहुत प्यारा लेक्चर मैं अभी रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो आपको बहुत मजे आने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की तरफ, ठीक है ना। सर ये जो मेरा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है, ये जो मेरा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है, ये होता क्या है भैया? अगर मैं आपको बताऊं बच्चा, बहुत सारी किताबों में इसके बारे में जो लिखा होता है, जनरली इसकी जो ओरिजिनल डेफिनेशन है उससे थोड़ी सी अलग होती है। हम वो भी पढ़ेंगे और बुक्स का भी पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है क्या भैया? ये एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को होल्ड करता है, या यूं कहिए एनर्जी को स्टोर करता है। डिवाइस विच होल्ड्स इलेक्ट्रिक चार्ज
इलेक्ट्रिक चार्ज एंड स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, एंड स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। अच्छा, किताबों में जो है ना इसको ऐसा ही लिखा हुआ, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। जिस तरीके से बेटा आपने रेजिस्टर पढ़ा था कि इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट एंड द स्ट्रेंथ ऑफ ऑपोजिशन इज डिटरमाइंड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है ना। रेजिस्टर एक डिवाइस था, कितना ज्यादा करंट को वो रोक सकता है वो उसकी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। उसी तरीके से कैपेसिटर एक डिवाइस है बेटा, कितना ज्यादा वो चार्ज को, कैसे मतलब चार्ज कितना फ्लो होता है कितना नहीं होता है, वो उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, जिसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। कैपेसिटर एक डिवाइस है, तो आप इसको इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की बजाय इसको आप इलेक्ट्रिक कैपेसिटर ही लिख लो। इलेक्ट्रिक कैपेसिटर एक डिवाइस है विच इज यूज्ड टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है ना, एंड स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये एंड नहीं आएगा बीच में, एंड स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, आप मेरे साथ धीरे धीरे समझोगे इसके एप्लीकेशन को। अभी आज तो एप्लीकेशंस नहीं बताऊंगा मैं इसके। जो फैन है आपका, फैन के अंदर भी कैपेसिटर्स लगे होते, ठीक है ना। आपको पता है जब किसी की मतलब जब वो टीवी में देखा है ना आपको, जैसे बोलते हैं मृत्यु हो गई इसकी, फिर उसके बाद जो है ना मतलब ऐसे दो रॉड से होते हैं, ठीक है ना, और ऐसे उसकी छाती पे लगा देते हैं, फिर वो झटका खा लेता है, ठीक है ना। वहां पर भी कैपेसिटर्स ही यूज हो रहे होते हैं, लेकिन कैसे यूज हो रहे होते हैं ये सब चीज शुरुआत के लेक्चर में जानना उतना इफेक्टिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले थोड़ा बहुत बेसिक जानेंगे इसके बारे में, फिर वो एप्लीकेशन की तरफ भी जाएंगे कि भाई पंखे में कैपेसिटर कैसे यूज हो रहा है, वो जब हम उसको छाती पे लगाते हैं तो फिर वो एकदम से कैसे झटका खाता है, ये सब चीज भी हमें देखना जरूरी है। राइट बच्चा पार्टी। सो कैपेसिटर एक डिवाइस है विच इज यूज्ड टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। द एबिलिटी टू होल्ड चार्ज इज, और यू कैन से द एबिलिटी टू मेजर द होल्डिंग ऑफ चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस, ठीक है ना। अगर कोई आपसे कैपेसिटर पूछा तो डिवाइस, कैपेसिटेंस पूछा तो द एबिलिटी to measure the ability of measurement of, किताबों से अपनी भाषा बना रहे हैं, थोड़ी आसान भाषा बनाते, the ability of measurement of holding electric charge is known as electric capacitance बच्चा, ठीक है ना। इसका जो यूनिट होता है बेटा वो होता है फैरेड। फैरेड एक बहुत बड़ा यूनिट होता है, इट इज अ वेरी वेरी ह्यूज यूनिट, वेरी वेरी बिग यूनिट। कैसे, मैं अभी आपको बताऊंगा। सवाल ये उठना चाहिए कि सर ये कैपेसिटर असल में ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस बना किस चीज से है, ये है क्या असल में, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल और बताइए। वी आर वेरी मच क्यूरियस टू नो अबाउट कैपेसिटर्स, थोड़ा सा अच्छे से बताइए ये है क्या बेसिकली। अभी बताता हूं मैं आपको इसके बारे में, ठीक है ना, डोंट वरी फॉर दैट। तो आपको ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही रहा है, ठीक है ना। फैरेड है ये, हम कॉन्सेप्ट समझते हैं बेटा। असल में एक कंडक्टर है बेटा, मेरे पास क्या है, एक कंडक्टर है, मेरे पास एक कंडक्टर है, और तुम्हें पता है कि कंडक्टर को जो भी चार्ज दूंगा वो उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। तुम्हें एक बात पता है कि मैं उसको जो भी चार्ज दूंगा वो उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मान लेते हैं क्यू चार्ज मैंने इसको दिया, ठीक है ना, और इस कंडक्टर का जो है आर रेडियस है। बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, इस कंडक्टर का कुछ तो पोटेंशियल होता होगा, के क्यू बाय आर होता होगा भाई। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल होता होगा। इस कंडक्टर का कुछ तो पोटेंशियल होता होगा, जी सर बिल्कुल होता होगा, के क्यू बाय आर। ये तो हम ऑलरेडी पोटेंशियल वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। अब जैसे जैसे द मोमेंट आई विल बी इंक्रीजिंग द चार्ज, अब जैसे जैसे चार्ज को बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे बड़ा ऑब्वियसली बात है चार्ज जो पोटेंशियल है वो मेरा बढ़ता रहेगा। इसका मतलब आप ऐसा कह सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, है ना, ऐसा कह सकता हूं मैं। जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उसका उतना ही ज्यादा जो है उस पर चार्ज होगा। मैं लिख सकता हूं ऐसा, जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पर जो है ना इक्वल का साइन लगाएंगे और एक कांस्टेंट लगाएंगे CV, Q बराबर CV। अब ये जो कांस्टेंट C है ना, ये इसको जो बोलते हैं जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ये जो C है जो मेरा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है बच्चा,
C ये जो मेरा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, दिस इज बेसिकली Q बाई V, दिस इज बेसिकली Q बाई V बेटा। C क्या है मेरा? Q बाई V है मेरा बच्चा, C इज Q बाई V। ठीक है जी, इसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस, इसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। मैंने कहा ठीक बात है यार, इसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। सवाल ये उठता है कि ये जो C है क्या ये चार्ज पे डिपेंड कर रहा है? हां सर, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। क्या ये पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है? हां सर, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। ऐसा नहीं होता भाई, C एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी C जो है उसके लिए Q बाई V का रेशियो हमेशा सेम रहना चाहिए, उसके लिए Q बाई V का रेशियो हमेशा सेम रहना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझना, C इज कांस्टेंट व्हिच इज इक्वल्स टू Q बाई V, इसका मतलब Q बाई V इज कांस्टेंट ऑलवेज। इसका मतलब भैया Q बाई V हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप ही ने तो पढ़ा, Q बढ़ाएंगे तो V भी बढ़ेगा, जब दोनों बढ़ गए तो देयरफॉर Q बाई V इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब आपने एक चीज देखी कि सर चार्ज और पोटेंशियल के वेरी करने पर मेरे कैपेसिटेंस पे एज सच कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो आपका आपस में ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Q और V। Q बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, यानी इट डू नॉट डिपेंड्स अपॉन दी Q एंड V। C डू नॉट डिपेंड्स ऑन Q एंड V। क्या मेरी बात समझ में आ गई यहां पर? आई होप सो दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चा। I hope so this is very very and very clear to you all। C क्या है? Q by V है, which is constant। क्लियर है सर? आपने कहा था ये C जो इसका जो यूनिट है फैरेड, ये एक फैरेड एक बहुत बड़ा यूनिट है, ये कैसे पता चलेगा हमें? इसको नोट कर लो, फिर हमें उसके बारे में भी पता करना है, वो भी पता करते हैं अभी हम लोग, ठीक है ना, वो भी हम पता कर लेते हैं अभी। तो उसके लिए ना मैं आपको क्या करता हूं, एक ये देखिए जो कंडक्टर है, अभी देखिए हमें ना कैपेसिटेंस में अलग अलग कैपेसिटर पढ़ना है। हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को मेनली टारगेट करना है। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हमारे सिलेबस में नहीं है, पहले हुआ करता था। अभी हमें जो मेनली टारगेट करना है दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक बहुत बड़ा प्यारा टॉपिक है, तो उसी को हमें यहां पर मेनली कैप्चर करना है और उसी के बारे में बेसिकली हमें पढ़ना भी है। कॉन्सेप्ट समझिएगा बच्चा, ध्यान से देखिए। मैंने कहा कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड spherical capacitor, capacitance of an isolated spherical capacitor। कहने का मतलब यह है बेटा कि एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर है बच्चा, एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर है बेटा, ठीक है ना, एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर है और उसका कैपेसिटेंस मुझसे मांग रहा है। ये कैसे बताऊंगा मैं, कैसे बताऊंगा मैं? हाँ अब शायद ठीक है, हाँ सही है। तो कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, मैंने क्या बोला यार, एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, मतलब एक स्फेरिकल कंडक्टर है बेटा, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है बेटा, ठीक है ना, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, आर रेडियस है, ठीक है ना, और इसमें कुछ चार्ज होगा। बड़ी सिंपल सी बात है यार, इसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? अगर Q चार्ज है, V पोटेंशियल है, तो V विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R। सही है भैया, ये आपका पोटेंशियल है। तो कहीं ना कहीं हमें तो C निकालना है इसका, तो आपने क्या बोला, बिकॉज Q बराबर CV, अभी पिछले वाले उससे, तो C इज इक्वल्स टू Q बाई V, और आई कैन से C बराबर Q अपॉन V की जगह Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। भैया इससे ये कट जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो C हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। इसका मतलब C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। आपके कहने का मतलब यह है कि जो मेरा कैपेसिटर है, जो मेरा इस कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है, वो R पे डिपेंड करेगा सीधा सीधा। अगर मुझे इसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा, अगर मुझे इसके लिए C और R का ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R।
C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। सर इस बात से हमें यह कैसे पता चला कि ये जो 1 फैरेड है वो एक बहुत बड़ी वैल्यू है? आप तो हमें यह बता रहे थे ना कि 1 फैरेड एक बहुत बड़ी वैल्यू है, इससे हमें यह कैसे पता चला कि 1 फैरेड एक बहुत बड़ी वैल्यू है? बता रहा हूं, पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं बता रहा हूं कि 1 फैरेड है। अभी तक हमने कुछ नहीं करा, अभी तक हमने सिर्फ ये कैपेसिटेंस के बारे में थोड़ा बहुत जाना है कि भाई ये एक नॉर्मल कंडक्टर है, Q बराबर CV है, ये आपका एक स्फेरिकल आइसोलेटेड कैपेसिटर का कितना कंडक्टेंस होता, मतलब कितना कैपेसिटेंस होता है, ये सब चीज अभी तक हमने नॉर्मली जाना है। अब हम जरा जानते हैं बच्चा, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। भाई पृथ्वी एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, उसकी कैपेसिटेंस देख लेते हैं, वहीं से हमें आइडिया लग जाएगा, वहीं से हमें अंदाजा लग जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके लिए जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो कितना होता है बेटा? 6400 किलोमीटर। तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ जो होना चाहिए वो होना चाहिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। ये 6400 किलोमीटर मतलब इतना मीटर, सही है। ये जो आपका वैल्यू आता है ना, ये करीब करीब अप्रोक्सीमेशन, देखिए कुछ किताबों में 713 दे रखा है, कुछ किताबों में 711 दे रखा है, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। या तो 711 माइक्रोफैरेड या फिर 0.711 मिली फैरेड होगा। भाई सोच के देख पा रहे हो आप सोच के देख पा रहे हो कि अर्थ का कैपेसिटेंस जो है वो, अर्थ कितनी बड़ी बॉडी है, 6400 किलोमीटर वाला रेडियस, उसका कैपेसिटेंस माइक्रो और मिली फैरेड में आ रहा है। तो एक फैरेड जनरली कितना बड़ा यूनिट होता होगा? कैसे यार, ये कैसे पता चलेगा? अरे एक बात बताओ, आपने बोला C बराबर Q/V, अगर मैं Q को 1 कूलाम्ब कर दूं और पोटेंशियल को 1 यूनिट कर दूं तो ही C मेरा 1 फैरेड होगा। तो 1 कूलाम्ब में तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो आप समझ पा रहे हो ना भाई कि C जो 1 फैरेड है वो कितनी बड़ी वैल्यू हुआ करती होगी। तो ये आपका कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ के बारे में नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट हो गया, आपके सामने है। मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर है। बोलिए बच्चा, यहां तक की कहानी क्लियर है बेटा? आई होप सो, दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। गॉट इट गाइस? जी सर, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात समझ में भी आ रही है। तो ये नॉर्मल आइसोलेटेड कैपेसिटर का था, ठीक है ना। इसमें आपसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई जो है ना, देखो इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, जरा एक क्वेश्चन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। एक स्फेरिकल कैपेसिटर है बेटा, एक स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसका हैज वॉल्यूम V एंड एरिया A। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब ये अलग अलग वैल्यूज दे रखे थे ऑप्शन में, किसी ऑप्शन में 12 पाई एप्सिलॉन नॉट A/B दे रखा है, किसी ऑप्शन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट V/A दे रखा है, किसी ऑप्शन में 12 पाई एप्सिलॉन नॉट V/A दे रखा है। इसको आप पहले वीडियो पॉज करो, आप खुद से करने की कोशिश करो, देखो आपसे बनता है कि नहीं बनता है। यदि तो बनता है बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो हम सॉल्व कर दे रहे हैं। एक बार जरा ट्राई करो, यहां पर एक बार जरा दिमाग लगाओ। एक स्फेयर है जिसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई R³, सही है जी सर। R कैपिटल ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसी का जो एरिया होगा वो कितना होगा? 4 पाई R²। इसी का जो एरिया होगा बच्चा वो कितना होगा? 4 पाई R²। सही है सर, वॉल्यूम इतना है और एरिया इतना है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है बेटा। वॉल्यूम इतना है और एरिया इतना है, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं। अब आपको कैपेसिटेंस निकालना है। देखिए पहले तो आपको C की वैल्यू पता रहनी चाहिए, विच इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। पहले तो हमें C की वैल्यू पता रहनी चाहिए, विच इज बेसिकली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। अब अगर R की वैल्यू देखो तो आपको पता है इसका मीटर क्यूब और इसका मीटर स्क्वायर। तो बस आप खुद से दिमाग लगा लो कि अगर मैं वॉल्यूम बाय एरिया करूं तो देखो क्या आ रहा है, 4/3 पाई R³ डिवाइडेड बाय 4 पाई R²। भैया 4 पाई से 4 पाई कटा, R² से ये कटा, ये आ गया R/3। इसका मतलब जो मेरा R आ रहा है वो 3V/A आ रहा है। वो कितना आ रहा है? 3V/A आ रहा है। तो अब जो मेरा C आएगा दैट इज बेसिकली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3V/A, और आई कैन से 12 पाई एप्सिलॉन नॉट V/A, और आई कैन से C is basically 12 pi epsilon naught by A, or I can say C is basically
12 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वी बाई ए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक का ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको सभी बच्चों को समझ में आ पा रहा है? क्या बोला मैंने? एक स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसका वॉल्यूम V है, एरिया A है, ठीक है ना। आपको कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बताना है। अभी वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है, एरिया आपका 4 पाई आर स्क्वायर है, सी इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हमने वॉल्यूम बाई एरिया करके ये पूरा फाइंड आउट किया, यहां से आर फाइंड आउट किया। इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है, यहां से कोई इतना ज्यादा खास क्वेश्चन आता नहीं है। बट क्या है ना कि कैपेसिटर का प्रिंसिपल बताना है, हमें तो सब कुछ पढ़ना है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। असल में बेसिक प्रिंसिपल क्या है, हमें क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना? देखो यार एक बात बताओ, देखो इसका जो कैपेसिटेंस है ना वो उतना ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ठीक है ना। इसका जो कैपेसिटेंस है वो उतना ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ठीक है ना। किसका? ये आपका आइसोलेटेड कैपेसिटर का, ठीक है ना। आपने बोला सर ये एक आइसोलेटेड कैपेसिटर है, इसका रेडियस आर है, सी इसका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर है। मैंने कहा ठीक है, तो यहां सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। लोगों ने पूछा व्हाट इफ हमें इसका कैपेसिटेंस बढ़ाना है, हमें इसका कैपेसिटेंस बढ़ाना है। तो असल में क्या हुआ बच्चे, असल में क्या हुआ, आपको क्यों बढ़ाना पड़ेगा, आपको क्यों बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि आपका पोटेंशियल बढ़ जाए, ठीक है ना, जिससे कि आपका पोटेंशियल बढ़ जाए। तो या तो आप लोग जो है ना चार्ज को बढ़ा के कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है कि चार्ज अगर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, चार्ज अगर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया बेटा, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, जो आसपास का जो सराउंडिंग होता है वो आयनाइज हो सकता है, और जो कंडक्टर के ऊपर चार्ज है वो लीक कर सकता है। वो क्या कर सकता है? लीक कर सकता है, ठीक है ना। आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। तो इसलिए हम ये वाला फैक्टर को तो कंसीडर नहीं कर रहे। दूसरा ये है कि आप आर को बहुत ज्यादा बड़ा कर दो तो कैपेसिटेंस आपका बढ़ जाएगा। अब यार फिर वो तो बहुत ज्यादा मतलब इनएफिशिएंट मेथड हो गया। कल को अगर मुझे, ठीक है ना, कल को एक सेकंड होल्ड करना बच्चा, वो तो बड़ा इनएफिशिएंट मेथड हो गया, ठीक है ना, वो तो बड़ा इनएफिशिएंट मेथड हो गया। कल को अगर मुझे आपका देखिए सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। कल को अगर मुझे क्या करना होगा कि छोटा सा साइज का कैपेसिटेंस चाहिए होगा, तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। छोटा साइज अगर मुझे चाहिए होगा तो इसके लिए बड़ा तकलीफ हो जाएगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो फिर हमने एक अलग मेथड इन्वेंट किया, ठीक है ना, एक और तरीके का कैपेसिटर लिया जो स्मॉल साइज का हो, जिसका बगैर चार्ज चेंज करे, बगैर साइज चेंज करे, जो है ना, उसका हम कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे बच्चा? कैसे बेटा? कॉन्सेप्ट समझिएगा। यहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ रहे हैं। यहां पर हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ रहे हैं। अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है क्या? हमने बेसिकली यहां पर दो कंडक्टर्स लिए बेटा। हमने क्या किया? दो कंडक्टर्स लिए। एक हमने बिल्कुल पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर लिया, ठीक है ना, एक बिल्कुल पूरा पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर लिया, और यहीं पर इसके पास में मैंने एक न्यूट्रल कंडक्टर लिया। कैसा कंडक्टर लिया? ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, और ये पॉजिटिवली चार्ज है। ये दोनों है क्या? ये दोनों कंडक्टर्स है। एक मैंने पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर लिया और दूसरा कंडक्टर मैंने न्यूट्रल ले लिया। अब इस न्यूट्रल के तहत ये जो पॉजिटिव है इसके पास वाले फेस पे नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा बेटा, और उतना ही बाहर वाले फेस पे पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा। असल में बच्चे एक बात बताना मुझे, बट ऑब्वियस सी बात है कि इसके पास जैसे ही नेगेटिव चार्ज होगा, मान लो इसके वजह से कुछ पोटेंशियल V था, बट नेगेटिव चार्ज के आते ही इस नेगेटिव ने क्या किया? थोड़ा सा पोटेंशियल तो डिक्रीज कर दिया होगा। यानी नेगेटिव चार्ज, या यू कह दो इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज ऑन न्यूट्रल प्लेट या न्यूट्रल कंडक्टर डिक्रीजेस द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर स्लाइटली, थोड़ा सा डिक्रीज किया होगा। बट आप कहेंगे बट पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस द पोटेंशियल, बट पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस द पोटेंशियल। लेकिन ज्यादा पास कौन है? नेगेटिव वाला।
तो ज्यादा पोटेंशियल जो मतलब डोमिनेट करेगा वो क्या करेगा, डिक्रीज या इंक्रीज। देखिए नेगेटिव चार्ज इसके पास है, पॉजिटिव चार्ज इससे दूर है। सो बेसिकली जो इंड्यूस नेगेटिव चार्ज है न्यूट्रल प्लेट पे, उसने इसके पोटेंशियल को कम कर दिया, इस पॉजिटिव ने इसके पोटेंशियल को बढ़ा दिया, इस पॉजिटिव ने इसके पोटेंशियल को बढ़ा दिया। तो नेट जो मेरा इफेक्ट आएगा वो तो यही आएगा ना कि भाई पोटेंशियल जो है मेरा डिक्रीज हो गया। नेट जो है मेरा इफेक्ट यही आएगा कि भाई मेरा जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो गया, है ना। इसका मतलब बट नेगेटिव चार्ज इज क्लोजर टू द प्लेट, is closer to the plate, therefore potential, net potential decreases, therefore net potential decreases। अब V गिरेगा तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है C आपका क्या बढ़ेगा, therefore C increases। पोटेंशियल घट गया तो इसका मतलब C मेरा क्या हो गया, बढ़ गया। Got it guys? I hope this is very clear to you all। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो V बराबर Q by C, आपने चार्ज के साथ तो छेड़खानी करी नहीं, चार्ज तो सेम है, तो अब V is inversely proportional to C हो गया। Now V decreases, so C increases। हमने चार्ज को नहीं छेड़ा, हमने V को खुद ब खुद कम करा। सर मुझे ना कैपेसिटेंस को और ज्यादा बढ़ाना है, यानी पोटेंशियल और डिक्रीज करना है। उस केस में मैंने इस प्लेट की क्या कर दी बेटा, अर्थिंग कर दी। अर्थिंग में क्या होगा, अर्थ इसको नेगेटिव चार्ज दे देगा, ये जो बाहर वाली प्लेट है उसको आपका न्यूट्रलाइज कर देगा। सर इसकी क्यों नहीं अर्थिंग हुई, क्योंकि यार ये चार्ज जो है ना इस वाले इंडक्शन की वजह से पैदा हुआ है। अभी समझ में आया कि नहीं आया? तो अब जो मेरा कॉन्सेप्ट बच रहा है वो कुछ इस तरीके से बच रहा है। अब जो मेरे पास कॉन्सेप्ट बच रहा है वो कुछ इस तरीके से बच रहा है। इसका मतलब विद द हेल्प ऑफ अर्थिंग वो जो पॉजिटिव वाला चार्ज जो इसका पोटेंशियल बढ़ा रहा था वो भी निकल गया मेरे हाथ से, तो अब पोटेंशियल और ज्यादा कम हो गया, यानी अब कैपेसिटेंस और ज्यादा बढ़ गया। So without changing the size, without changing the charge, we decreases the potential of the capacitor and increases its capacitance। वहां पर हमें कॉन्सेप्ट आया पैरेलल प्लेट का। तो पैरेलल प्लेट क्या है यार, दो कंडक्टिंग प्लेट है जिसमें एक के फेस पर Q चार्ज होता है और एक के फेस पर माइनस Q चार्ज होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक दो कंडक्टर का अरेंजमेंट है, दो कंडक्टर का कॉम्बिनेशन है जिसमें एक फेस पे प्लस Q चार्ज होता है तो दूसरे फेस पे माइनस Q चार्ज होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक की कहानी आप सभी बच्चों को समझ में आ रही है? क्या यहां तक की कहानी आप गेट कर पा रहे हैं मेरे से? हाँ जी बच्चा, आई होप सो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये कहानी है यार, इतना आप लोगों ने शायद कर लिया होगा, ये आप लोगों ने शायद देख लिया होगा। तो ये जो अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट है ना, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर देखिए वैसे तो आपका वही Q बराबर CV ही लगेगा और हमें पूरा करना है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसका नॉर्मली एक बार कैपेसिटेंस तो हमें निकाल लेना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यार वो फिर क्या है ना कि अगर वो कैपेसिटेंस निकालेंगे तो हम पूरा डाइलेक्ट्रिक के साथ पढ़ लेते हैं। अभी तो हम सिर्फ इतना कर लेते हैं, कि जो आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा तो हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पूरा क्या पढ़ लेते हैं, अरे मतलब कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं, सीरीज में क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा, ये सब चीज हम इस कैपेसिटेंस का देख रहे होंगे। तो अभी तक आज हमने सिर्फ एक हिसाब से ऑल अबाउट नॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटर देख लिया हमने, ठीक है ना, जिसमें हमने ये पूरा देखा कि भाई कैपेसिटेंस मेरा क्या है, किस तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्म हुआ मेरा, ठीक है ना, ये सब चीज। अगले लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ इसके कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे होंगे, मतलब सीरीज में और पैरेलल में कैपेसिटर्स होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे हमारे पास और उन क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करवा पा रहा हूं। तो अगला थियरी सेशन नहीं है, अगला न्यूमेरिकल सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजे आने वाले। आगे बढ़ने से पहले यार एक ही बात कहूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है ना मेरा बैचेस के लिंक है, कोड वीके आर्मी है। अगर आपको ये वाले लेक्चर्स मेरे अच्छे लगते हैं, वहां पर तो एक पूरा प्लानर होता है, आप मुझसे 1-on-1 डाउट पूछ सकते हैं, 1-on-1 आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, हैंड रेस करके बोल के जो भी आपके डाउट्स है। अभी फिलहाल प्राइस ड्रॉप चल रहा है 5 से 9 जून का, यानी आज से लेकर और 9 जून तक जो है आपका प्राइस ड्रॉप चल रहा है। आपको वीके आर्मी कोड यूज करना है, आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल पा रहा होगा, ठीक है ना, रेट गिरे हुए हैं तो आपको जो है ना वो इसका फायदा होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाइए, और इन नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। आई होप आपको ये सेशन काफी इफेक्टिव और प्रोडक्टिव लगा होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मुलाकात करूंगा आपसे आप ही के अगले सेशन में। तब तक के लिए बच्चा पार्टी, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय गाइस, बाय और यस, जय हिंद।